नमस्कार साथियों, मैं आशीष पांडे आपके समक्ष प्रैक्टिस सेट संख्या 19 के साथ पुनः उपस्थित हूँ। और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 19 को सॉल्व करेंगे। साथियों, एक काम आप लोग ये कीजिए कि कितने किसके क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट में कम से कम ये चीज़ आप लोग नोट कर दीजिए, तो मुझे भी ये रहे कि मैं जो चीज़ें आपको करवा रहा हूँ उनमें से कुछ लाभ आपको तो साथ मिल रहा है, साथ ही मेरा थोड़ा सा प्रोत्साहन भी हो कि मैं जो चीज़ें आपके लिए लाया हूँ वो आपके लिए सार्थक है या कुछ बदलाव की अपेक्षा है। ठीक है। और कुछ इसके अतिरिक्त थोड़ा सा आप लोगों को वीडियोस को शेयर करने की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो शेयर करेंगे तो मेरा आत्मबल जो है वो थोड़ा सा बढ़ेगा। ठीक है, जैसे कि व्यूज़ और इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है, तो इस सब को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए, जैसे इन पे भी आपका वर्क होता रहे और मैं भी अपना काम अच्छे ढंग से करता रहूं। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं हम लोग आज प्रैक्टिस सेट संख्या 19 और इसके प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा पहला प्रश्न है? देखिए, समूह के वर्णों का, देखिए किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। आपसे पूछा गया है मूर्धा जो है उच्चारण स्थान उसका किस समूह में वो वर्ण है। देखिए, तो देखेंगे साथियों, च अ च त आप लोग जानते हैं कि जो ये है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तालव्य सा है। ये किस प्रकार का सा है? तालव्य सा है। और ह है, साथ ही देखिए जो च है ये और छ, ये सभी वर्ण क्या हैं, किस उच्चारण स्थान से उच्चारित किए जाते हैं? तालु से। इचु यसा नाम तालु एक सूत्र होता है, संस्कृत में है, तो तालु से उच्चारित हैं, तालु उच्चारण स्थान से। ठीक है, इनका उच्चारण क्या है? तालु है। और देखिए जो ये स है, री है और टा, साथ में ठ, तो ये जो स है आप लोग जानते हैं मूर्धन्य स है, साथ ही री और टावर का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। ठीक है, क्या है? मूर्धा है। इसके अतिरिक्त देखिए तो स, त, थ और द, त थ द ध, जानते हैं आप लोग। स ये वाला क्या है? दंत है, तो ये उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत होगा। ठीक है, त थ द ध न और स का उच्चारण स्थान दंत है। और अ, क, ख, ग, इनका उच्चारण स्थान क्या है? इनका स्थान उच्चारण का कंठ है। ठीक है, तो उच्चारण स्थान की दृष्टि से देखिए तो मैंने आपको यहाँ पर नोट कर दिया है, इनको आप लोग देख लीजिएगा। तो जो विकल्प आपको सही करना है वो विकल्प क्या है? मूर्धा जो है, तो इस ग्रुप के जितने भी वर्ण हैं ये सब किससे उच्चारित किए जाते हैं? मूर्धा से। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। ठीक है, क्या है उच्चारण स्थान? उच्चारण स्थान मूर्धा उच्चारण स्थान। ठीक है, इन चीजों को आप लोग देख लीजिए। आगे चलेंगे। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। ठीक है, कौन सा उपयुक्त विराम चिन्ह है उसको आपको यहाँ पर लगाना है। मोहन बेंगलुरु चला गया, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, देखिए एक वाक्य है और उसके स्थान पर एक जगह थोड़ा सा अल्प विराम से ज्यादा देर रुकना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों को कौन सा विराम चिन्ह का इस्तेमाल करना पड़ेगा? विकल्प सी का। ठीक है, विकल्प सी का इस्तेमाल करेंगे, जो कि आपका जो वाक्य हो जाएगा, मोहन बेंगलोर चला गया, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, तो इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा। जो भी विकल्प है आपका अर्धविराम लगेगा। ठीक है, विकल्प सी। अच्छा, ये यहाँ पे रहना चाहिए, यहाँ इसको कर लीजिएगा गया, क्योंकि ये दूसरा वाक्य है। ठीक है,
आप बेफिक्र रहिए। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? देखिए जातिवाचक संज्ञा पूछा गया है, इसमें जातिवाचक संज्ञा के बारे में पूछा गया है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है तो कौन सा शब्द ऐसा है जो जातिवाचक संज्ञा नहीं? आप लोग जानते हैं ऐसे शब्द जिससे कि उस संज्ञा शब्द से किसी पूरी की पूरी जाति का बोध होता है, तो उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो जैसे पशु शब्द है, तो पशु में देखिए सभी प्रकार के पशु, वो चाहे गाय हो, भैंस हो, शेर, बकरी, कोई भी हो, तो वो क्या है? पशु हैं। तो यह क्या है? पशु की एक पूरे पशु जाति के बारे में जातिवाचक शब्द है। ठीक है, घर, घर कोई भी घर हो, वह क्या है? जातिवाचक है। साथ ही नदी, नदी जो शब्द है वह भी क्या है? जातिवाचक है। ठीक, ये सभी शब्द क्या हैं? जातिवाचक के हैं। जबकि जो नर्मदा है, नर्मदा जब शब्द देखेंगे तो नर्मदा शब्द किसी न किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु या विशेष नदी, विशेष पहाड़ को जब आप नाम देते हैं तो यह कौन सा संज्ञा हो जाता है? कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है यह, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, आप लोग जानते हैं साथियों संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। ठीक है, जिससे कि जब किसी के भाव को किसी शब्द से भाव के बारे में पता चलता हो, बोध होता हो, तो उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो जातिवाचक शब्द नहीं है तो आप लोग जानते हैं कि आपका विकल्प जो नर्मदा शब्द है, नर्मदा नदी के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए यह व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होता है एक विशेष नदी के नाम के रूप में, इसलिए यह जातिवाचक नहीं होगा। ठीक है, हम के विषय में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, हम के विषय में कौन सा कथन गलत है देख लेते हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम है यह। हम क्या है? उत्तम पुरुष सर्वनाम है। एक वचन सूचक मध्यम पुरुष सर्वनाम है। बहुवचन सूचक सर्वनाम है। उत्तम पुरुष बहुवचन सूचक सर्वनाम। तो हम के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो एक वचन सूचक मध्यम पुरुष सर्वनाम गलत है। ठीक है, क्योंकि यह जो शब्द है हम, इसमें देखिए तो बहुवचन सूचक सर्वनाम है ही है, उत्तम पुरुष वचक सूचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। ठीक है, तो एक वचन का सूचना नहीं देता, बल्कि यह बहुवचन का है। ठीक है, तो जो विकल्प आपका होगा बी विकल्प होगा। ठीक, विशेषण बताइए कौन सा शब्द विशेषण है? भ्रम विशेषण है, शिक्षा विशेषण है, पेन विशेषण है, क्षम विशेषण है। तो साथियों देखिए क्षमा शब्द होता है और क्षमा शब्द में जब आप देखिए तो इससे विशेषण बनाएंगे तो यह विशेषण क्षम बनेगा। ठीक है, क्षमा मूल शब्द से क्षम विशेषण बन सकता है, तो यह जो क्षम विशेषण है आपका विकल्प ए सही होगा। ठीक है, सीता गाना गा रही है। ठीक, सीता गाना गा रही है वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? ठीक है, क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो वाक्य देख करके आप बताएंगे गा रही है, कार्य का चलन कार्य हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए काल नहीं बताना है। ठीक है, आपको क्रिया का भेद बताना है कि वह अकर्मक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, अनेकार्थ क्रिया है या सकर्मक क्रिया है। साथियों जब देखिए सीता क्या गा रही है, तो आपको उत्तर मिलेगा गाना गा रही है। ठीक है, तो अगर ये उत्तर मिलता है तो आपका वाक्य जो होगा वह कैसा, वाक्य में किस प्रकार की क्रिया होगी? वह क्रिया होगी आपकी सकर्मक क्रिया। और अगर यह उत्तर न मिले
तो क्या होगा, आपकी क्रिया जो होगी अकर्मक हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ जो क्रिया है आपकी, सीता गाना गा रही है, यह सकर्मक क्रिया का वाक्य है। ठीक है, आप लोग विकल्प डी को टिक कर लेंगे। ठीक, सिक्स्थ में डी विकल्प को टिक कर लीजिए। ठीक, आगे चलेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। ठीक है, यहाँ पर क्रिया विशेषण से संबंध रखने वाला एक वाक्य कौन सा है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, इसमें से कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण का काम करता है। ठीक, तो देख लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। वह खड़ा है, ये क्रिया है। बच्चे दौड़ते हैं, क्रिया है। सीता यहाँ आ रही है, गाय चरती है। साथियों देखिए, ये जो शब्द है यह क्या है, अव्यय है, और अव्यय ही क्रिया विशेषण के भेद हो, अव्यय के भेद क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण स्थान बोधक, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक। ठीक है, तो ये क्या है, क्रिया अव्यय के भेद हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं, अव्यय के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक, ये 4 हैं। और आप देखिए, तो यह जो यहाँ शब्द है यह क्या है, क्रिया की विशेषता के रूप में स्थानवाचक यहाँ आ रही है। ठीक है, आ रही क्रिया के प्रयुक्त हुआ है पहले, तो यह क्या होगा, क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही है आपका, विकल्प आपका सी सही है, इसको टिक कर लीजिए, विकल्प आपका सी सही है। ठीक है, आगे चलेंगे। नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द स्त्रीलिंग हैं। ठीक है, जबकि एक शब्द पुल्लिंग है। कौन सा है वह शब्द, इसको आपको बताना है, कौन सा पुल्लिंग शब्द है। दाल, चाल, हाल और गाल। तो देखिए, चाल चली गई। ठीक है, चाल चली गई, मतलब जब आप शतरंज उतरंज की खेल खेलते हैं तब उसमें चाल चली जाती है ना, चाल चली गई। दाल पक गई, खाल उतारी गई, खाल उतारी गई। और देखिए, गाल फट गया, है ना, सर्दियों में गाल फट जाते हैं, तो गाल फट गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो क्रिया है आपकी, यह पुल्लिंग की क्रिया है। क्यों, क्योंकि गाल जो है पुल्लिंग का शब्द है। ठीक है, तो आपका जो पुल्लिंग का शब्द होगा वह शब्द विकल्प आपका डी होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। मिठाई किस शब्द का एक वचन है, मीठे का, मिठाई का, मिठाइयाँ का, मिठाइयाँ का। तो साथियों जानते हैं, मिठाई का मिठाइयाँ शब्द होता है, तो मिठाइयाँ बहुवचन है। ठीक है, मिठाइयाँ क्या है, यह बहुवचन है। मिठाइयाँ क्या है, बहुवचन है, तो इसका एक वचन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका एक वचन, एक वचन होगा मिठाई। ठीक है, मिठाई क्या होगा, एक वचन होगा, एक वचन क्या है, मिठाई। इसको ठीक कर लेंगे आप, मिठाई एक वचन है। इसके आगे चलते हैं। मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था, वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है, पूर्ण भूत है, सामान्य भूत है, संदिग्ध भूत है, आसन्न भूत है। आप लोग देखिए कौन सा भूत है, तो आप लोग जानते हैं क्रिया का जब था शब्द आ जाए मतलब काम हो चुका। ठीक है, सामान्य भूत मैंने खाना खाया। ठीक है, मैंने खाना खाया। संदिग्ध भूत मैंने खाना खाया होगा।
ठीक है, या मैं विद्यालय गया होगा, मैंने खाना खाया होगा। आसन्न भूतकाल, मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है। ठीक, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जो वाक्य है वो है आपका सही 10वां का ए। ठीक है, आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य को दर्शाता है? देखिए, भाववाच्य को दर्शाने वाला वाक्य कौन सा है आपके सामने? तो नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है। ठीक है, क्या सुनाई जाती है? कहानी सुनाई जाती है। तो इसमें कर्म आ गया, तो जब कर्म आ जाएगा वाक्य में तो फिर वो कर्मवाच्य हो जाएगा। कर्म फिर कर्म के कारण कर्मवाच्य हो जाएगा। जबकि रवि बात करता है तो कर्ता, जब कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो तो वो कर्तृवाच्य है। ठीक है, मुझसे खाया नहीं जाता। ठीक है, अब देखिए इसमें खाया भाववाचक रूप है, नहीं का भी प्रयोग है, और यहाँ पर जो क्रिया है अन्य पुरुष बोधक है, साथ ही एक वचन की है, एक स्त्रीलिंग की है। तो यह और यह जो काम किया जा रहा है यह क्या है? इसको कहेंगे कि क्रिया का जो कर्ता है वह किसमें है? करणवाचक। ठीक है, रूप इसका कारण की दृष्टि से देखेंगे तो यह करण कारक का रूप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों ही चार चीजें मिल जाएंगी। जबकि मैं पुस्तक का विमोचन करता हूँ, ठीक है, तो यह कर्तृवाच्य का कार्य हो जाएगा। वाक्य आपका जो विकल्प है वह होगा 11th का सी। ठीक है, आगे चलेंगे। निम्न में से कौन से वाक्य में कर्म कारक का गलत प्रयोग हुआ है? ठीक है, वाक्य में कर्म कारक का गलत प्रयोग हुआ है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, लड़का कुत्ते को मारता है, कुत्ते को मारता है, आ गया। सीता ने चिट्ठी लिखी, रमेश ने गोपाल को मारा, कविता पत्र को लिखती है। कविता पत्र लिखती है, कविता पत्र को लिखती है नहीं होगा। ठीक है, सीता ने चिट्ठी लिखी, तो चिट्ठी को लिखा ऐसा हो सकता है, लेकिन चिट्ठी ने जो आपका विकल्प होगा 12th में वह होगा बी। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ को ना होने के कारण क्या है, यह जो विकल्प आपका होगा बी विकल्प सही होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। क्योंकि वहां पर देखिए कर्म कारक का जो कर्म कारक कर्म कारक कारक का जो चिन्ह है वो क्या है? को है ना। और को सभी में प्रयुक्त है, बिल्कुल एक बी में नहीं प्रयुक्त है। तो आपका जो कर्म कारक का गलत प्रयोग हुआ है वो क्या है? यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। जो तत्सम शब्द है उसको पहचानना है, कौन सा तत्सम शब्द है। ठीक है, तो देखिए दैव, पंख, अक्षर, बच्चा, इसमें से आपको अर्ध तत्सम शब्द को पहचानना है। तो साथियों कौन सा होगा अर्ध तत्सम शब्द? देख लीजिए, तो जो अक्षर शब्द है, अक्षर यह पूर्ण तत्सम शब्द है। जो यह शब्द है यह क्या है? अर्ध तत्सम शब्द है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। यह कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। अर्ध तत्सम कौन सा है? यह है अक्षर। ठीक है, आगे चलेंगे। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? विरासत में, व्यापार में, वीक्षक में, विकल में। ठीक है, विरासत में उपसर्ग नहीं है, वीक्षक में नहीं है, या विकल में नहीं, इसमें नहीं है। तो साथियों देखिए जो विरासत शब्द है, विरासत शब्द में आपको उपसर्ग का प्रयोग नहीं मिलेगा। ठीक है, विरासत में नहीं हुआ है, बाकी सभी में, व्यापार में, वीक्षक में, विकल में, ठीक है, वि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक, तो जो विकल्प होगा आपका वह विरासत होगा। ठीक है, बाकी सब में वि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है,
तो आपका जो आंसर है 14 का ए हो जाएगा। आगे चलेंगे। गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, गाड़ी वाला शब्द में तो प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है? डी वाला है, गाड़ी है, वाला है, ला है। साथियों जानते हैं वाला एक शब्द होता है, वाला एक प्रत्यय होता है, वह फूल वाला, गाड़ी वाला, टांगे वाला, है ना, इस प्रकार से कर्ता कारक बनाने के लिए लगता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर वाला शब्द है। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम है? ठीक है, तो हिंसा का विलोम शब्द कौन सा है? अहिंसा। ठीक, हिंसा का विलोम शब्द कौन सा है? अहिंसा होगा। हिंसा का विलोम शब्द क्या होगा? अहिंसा। और शांति का क्या होगा? अशांति। ठीक है, तो जो विकल्प आपका सही होगा वह होगा ए। ऐश्वर्य का विलोम शब्द कौन सा है? ऐश्वर्य का विलोम शब्द कौन सा है? तो आप लोग जानते हैं ऐश्वर्य का अनऐश्वर्य होगा। ऐश्वर्य का विलोम शब्द अनऐश्वर्य। दरिद्रता का क्या होगा? दरिद्रता, संपन्नता। दरिद्रता का संपन्नता। वैभव का संपत्ति। वैभव का क्या होगा? दारिद्र्य। वैभव। और विलासिता का क्या होगा? वैभव, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, दरिद्रता, संपन्नता, वैभव, दारिद्र्य। ठीक है, तो इसका जो आपका विकल्प होगा विकल्प ए सही होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। ठीक है, चंचरीक किसका शब्द, किस शब्द का पर्यायवाची है? तो हवा के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? पवन, वायु, समीर, है ना, पवन, वायु, समीर। इसके अलावा देखिए पवन, वायु, समीर के अलावा देखिए तो आपको बयार भी मिलेगा, अनिल भी मिलता है। ठीक है, बयार और अनिल भी है, बयार भी है और अनिल भी है। ठीक, भ्रमर, भ्रमर को क्या कहते हैं? भ्रमर को देखेंगे आप तो चंचरीक सबसे पहले इसकी पर्यायवाची होगी। चंचरीक, भ्रमर की, भंवरा। ठीक है, भ्रमर, चंचरीक, भंवरा, अली। ठीक है, अली, लंपट, मधुप, अली, लंपट, मधुप, मधुप। ठीक है, ये सभी क्या है? भंवरे की पर्यायवाचियां हैं। मित्र, सखा, मित्र का क्या होगा? सखा हो जाएगा। मित्र, सखा, दोस्त, सहचर, सहृदय। मित्र, सखा, संगी, सहचर, सहृदय। दोस्त। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। पुत्र, तनय, आत्मज, सुत, वत्स,
इत्यादि। ठीक है, आत्मज हो गया, सुत हो गया, तनय हो गया, वत्स हो गया, और लाल भी होता है, नंदन भी होता है। ठीक है, लाल भी लिख लीजिए, नंदन भी होता है, नंदन, लाल इत्यादि शब्द होते हैं। ठीक है, तो ये पर्यायवाची हैं। आप चंचरीक किसका होगा? भ्रमर को होगा। ठीक है, आप भ्रमर का चंचरीक लिख लीजिए। आगे चलेंगे, आगे चलते हैं। निम्न में से प्रज्ञा और मनीषा, ये दो शब्द हैं, प्रज्ञा और मनीषा, शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, विवेक नहीं है, मेधा नहीं है, मति नहीं है, विधाता नहीं है। ठीक है, तो विधाता जो शब्द है वह शब्द पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, विधाता कौन होता है? विधि का विधान करने वाला विधाता है, ब्रह्मा जी को विधाता कहा जाता है। ठीक है, तो यह नहीं है, तो विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग 19 का डी लगा लीजिए। बल्कि बुद्धि, प्रज्ञा, बुद्धि, प्रतिभा, ज्ञान, मति, समझ, अक्ल, ये सभी क्या है? प्रज्ञा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, नोट कर लेंगे आप। बुद्धि, प्रतिभा, ज्ञान, मति, बुद्धि, प्रतिभा, ज्ञान, मति, ये सभी क्या है? किसके पर्यायवाची हैं? मनीषा के। ठीक है, प्रज्ञा और मनीषा के, तो इसको नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द भिन्न अर्थ वाला है, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, कौन सा भिन्नार्थक शब्द है, इसका आपको चयन करना है। तो साथी देख लीजिए कौन सा शब्द है वह। अनुजा, तनुजा, दुहिता, सुता। ठीक है, सुता का मतलब क्या होता है? अनुजा का मतलब क्या होता है? तनुजा, दुहिता, और तनुजा, दुहिता, सुता, ये तो पुत्री के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, लेकिन देखिए जो आपका अनुजा है भिन्न अर्थ दे रहा है। ठीक है, अनुजा का मतलब क्या होता है? छोटी बहन। ठीक है, जबकि तनुजा क्या है? दुहिता, सुता जो है पूर्व पुत्री के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? ये पुत्री के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, पुत्री के पर्यायवाची। अनुजा मतलब छोटी बहन, अनुजा का मतलब क्या होता है? छोटी बहन। ठीक है, अनुज छोटा भाई, अनुजा छोटी बहन। ठीक है, तो इस चीज को देख लीजिएगा। दुहिता, ये सभी क्या है? पुत्री के पर्यायवाची हैं, पुत्री के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कृपण तथा कृपाण, कृपण, कृपाण शब्दों के क्रमशः अर्थ हैं। क्या अर्थ हैं? देखिए, कृपण का मतलब देखिए भाई क्या होता है? कृपण मतलब कंजूस। ठीक है, कृपण मतलब कंजूस, कृपाल, ये सब नहीं होता। और उसके बाद आया है कृपाण। कृपाण शब्द का क्या अर्थ होता है? कृपाण शब्द का होता है कटार। ठीक है, तो जिसमें कंजूस और कटार विकल्प होगा वह सही होगा। कंजूस और कटार किस में दिया है? विकल्प बी में। ठीक है, तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, कंजूस और कटार। ठीक है, आगे चलेंगे। नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश, नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए। अभूतपूर्व एक शब्द है, इसके लिए वाक्यांश चुनना है। जो किसी पर अभियोग लगाए, जो किसी पर अभियोग लगाए उसे क्या कहेंगे? जो किसी पर अभियोग लगाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभियोगी। ठीक है, जो किसी पर अभियोग लगाता है उसे क्या कहा जाता है? अभियोगी, अभियोगी कहेंगे। और जिस पर अभियोग लगाया गया हो वह क्या है? अभियुक्त।
जो लगा रहा है वो अभियोगी होगा और जिस पर लगा है वो अभियुक्त होगा। जो पहले न घटित हुआ हो उसके लिए अभूतपूर्व, ठीक है, अभूतपूर्व शब्द का एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लेंगे। और जो भेदा ना जा सके अभेद्य, ठीक है, अभेद्य, इसको देख लीजिएगा। जिसको भेदा ना जा सके अभेद्य। आगे चलेंगे तो आपका जो विकल्प है, विकल्प आपका सी सही होगा। सबसे पहले गिना जाने वाला, सबसे पहले गिना जाने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा उसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अग्रहेरी, अग्रगणक, अग्रगामी, अग्रगण्य। तो जिसको सबसे पहले गिना जाए वह क्या है, अग्रगण्य, ठीक है, वह अग्रगण्य होगा जिसको सबसे पहले गिना जाता है, ठीक, सबसे पहले जिसकी गणना हो। गिना जाने वाला, इसके लिए कौन सा शब्द होगा, गिना जाने वाला। इस वाक्यांश के लिए आप अग्रगण्य एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। ये आपका विकल्प होगा, इसको सही कर लीजिए। त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद क्या है, कौन सा है, देखिए। त्रिपुर, त्रिपुरारी, त्रिपुर धन अरि, जहाँ पे है जो विकल्प वह आपका विकल्प सही है, ठीक है। त्रिपुर धन अरि, त्रिपुर धन अरि जो है यह विकल्प है और यह आपका विकल्प सही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए त्रिपुर और अरि में अ और अ दीर्घ आ हो गया है और रा में लगा हुआ है, तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है, त्रिपुरारी हो जाएगा। त्रिपुरारी कौन सा संधि है इसमें, दीर्घ संधि। विकल्प ए सही होगा। आगे चलेंगे। प्रतिदिन में कौन सा समास है, प्रतिदिन में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास नहीं है। द्वंद्व समास किसमें होता है, चाचा चाची, मौसा मौसी, ठीक है, माता पिता, इसमें क्या होता है, द्वंद्व समास होता है, ठीक है। माता पिता में द्वंद्व समास हो जाए, रात दिन में द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। और अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास क्या है, ठीक है, राजा का पुत्र, ठीक है, राजपुत्र, ध्यान मग्न, ये सभी क्या शब्द हैं, ये सब उदाहरण है तत्पुरुष के। द्विगु क्या उदाहरण हो सकते हैं, तिराहा, चौराहा, इत्यादि शब्द क्या होंगे, द्विगु के उदाहरण होंगे। जबकि जो आपका प्रतिदिन शब्द है वह क्या है, प्रतिदिन जो है वह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, ठीक है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, जो कि विकल्प आपका ये है, आपका विकल्प सही होगा बी, ठीक है, इसको कर लीजिए। आगे चलते हैं। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक है। तूने कहाँ जाना है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तूने कहाँ जाना है, शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है, उसका प्राण पखेरु उड़ गया, ठीक है, प्राण पखेरु बहुवचन होता है इसलिए उड़ गया नहीं होगा, उड़ गए होगा, ठीक है। तो देखिए इन सभी में त्रुटियां हैं, तुरंत ही आप पहचान लेंगे जब आपका अभ्यास हो जाएगा। और अनेकों नहीं होता बल्कि अनेक होता है, इसका अनेकों शब्द गलत है। तूने कहाँ जाना है, तूने नहीं, तुझे कहाँ जाना है, ठीक है, यह कर्ता कारक में तुझे होता है, ठीक है। तो तूने नहीं होगा, तू कहाँ जा रहा है या तू कहाँ जाएगा, जाना है, इसमें गलतियां हैं। तो जो सब प्रकार से देखा जाए शुद्ध जो शब्द है
तो शीला करता है, प्रतिदिन स्कूल जाती है, क्रिया में भी सही है और सहायक क्रिया भी सही है। तो आपका जो सही वाक्य होगा वह क्या है? सी। ठीक है। आचार्य भरत के रससूत्र, रससूत्र, ठीक है, ये व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का नाम क्या है? ठीक है, शंकुक हैं और उनके सिद्धांत का क्या नाम है? जानते हैं आप लोग शंकुक का क्या सिद्धांत है? अनुमितिवाद। ठीक है, अनुमितिवाद जो है वह किसका सिद्धांत है? शंकुक का सिद्धांत है। ठीक है, तो जो अनुमतिवाद है, अनुमितिवाद, वह शंकुक का सिद्धांत है। ठीक है, किसका है? यह सिद्धांत शंकुक का है, शंकुक, शंकुक का है। भोगवाद किसका है? भोगवाद किसका सिद्धांत है? तो भोगवाद जो सिद्धांत है ये आपका भट्टनायक का है। किसका सिद्धांत है? भट्टनायक का सिद्धांत है। आरोपवाद किसका है? और अभिव्यक्ति, अभिव्यक्तिवाद किसका है? अभिव्यक्तिवाद अभिनव, अभिनव गुप्त का है। ठीक है, अभिनव गुप्त का है साथियों। और जो बचा आरोपवाद, तो भट्ट लोलट का होगा। ठीक है, किसका है? भट्ट लोलट, भट्ट लोलट का है। तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, आरोपवाद भट्ट लोलट का। आगे चलेंगे। तो आपका जो विकल्प होगा, शंकुक के सिद्धांत का नाम अनुमितिवाद है। ठीक है, आगे चलेंगे। अवधि का निजी छंद। देखिए, एक अवधि में छंद प्रयुक्त होता है जिसको कि बरवय छंद कहा जाता है। यह छंद अवधि का निजी छंद भी कहा जाता है। और बरवय नायिका भेद, बरवय तुलसीदास ने भी बरवय छंद में अपनी रचनाएं लिखी हैं। ठीक है, तो इसको, यह जो छंद है वह निजी छंद है। ठीक है, बरवय का, बरवय जो है अवधि का जो है निजी छंद है। किसका निजी छंद है? अवधि का। तो इस दृष्टि से आपका विकल्प जो होगा वह ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें कितनी मात्रा है? यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है और इसमें देखेंगे तो विषम चरणों में जो है 12-12 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और सम चरणों में 7-7 मात्राएं होती हैं। किस प्रकार का छंद है? यह अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक, यह अर्ध सम मात्रिक छंद है। तो यह मात्रिक छंद, लेकिन किस प्रकार का? अर्ध। ठीक है, तो इसके विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? विषम चरण का क्या मतलब होता है? विषम चरण अर्थात पहला तीसरा चरण। ठीक है, पहला तीसरा चरण, पहला तीसरा चरण। ठीक है, इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? तो यहाँ पहला चरण में 12 मात्रा, तीसरा चरण में 12 मात्रा। ठीक है, लेकिन सम चरण, सम चरण में मतलब सम चरण क्या है? दूसरा और चौथा। तो दूसरा चौथा चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 7-7। ठीक है, तो टोटल एक गिनती करेंगे तो टोटल आपकी 19 मात्राएं होंगी। ठीक है, तो ये आपका बरवय विकल्प सही हो जाएगा, इसको टिक कर लेंगे। पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? साथियों, जानते हैं आप लोग लाटा अनुप्रास अलंकार, वित्तीय अनुप्रास अलंकार और अंत्य अनुप्रास अलंकार, साथ ही श्रुत्य अनुप्रास अलंकार। श्रुत्य अनुप्रास होना चाहिए, श्रुत्य अनुप्रास। तो इसको देख लेंगे, अंत्य अनुप्रास, अंत्य अनुप्रास होता है। तो जो विकल्प होगा आपका वह होगा लाटानुप्रास। लाटानुप्रास में क्या होता है कि पूरे के पूरे शब्द या वाक्यांश आते हैं
और इनका जब हम लोग अर्थ अन्वय करने लगते हैं, ठीक है, इनका जब हम लोग अर्थ अन्वय करते हैं या व्याख्या करते हैं तो अर्थ बदल जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका लाटानुप्रास है, ठीक है। इसका आप लोग विकल्प में डी कर लीजिए, ठीक। इसके अतिरिक्त नवा हिंदी विश्व सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ, ठीक है। कहाँ पे विश्व हिंदी संपन्न हुआ सम्मेलन, कौन से नंबर का, नवा, ठीक है। तो पहला कहाँ हुआ था, आप लोग जानते हैं भारत में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था, दूसरा मॉरिशस में हुआ। तीसरा फिर भारत में, चौथा फिर मॉरिशस में, ठीक है। उसके बाद आप देखिए तो अभी 2000 जो पिछले वर्ष हुआ वह हुआ आपका फिजी में, ठीक है। और जबकि जो नवा है, नवा विश्व हिंदी सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। कहाँ हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। जबकि पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद में कब हुआ था, तो त्रिनिदाद में आप जानते हैं। इसके अलावा भारत में हुआ, भारत में नई दिल्ली में, भारत में भोपाल में 2015 में हुआ था, ठीक है। 10वां कब हुआ, कहाँ, 10वां हुआ भारत में, ठीक है। भारत में भोपाल शहर में, भोपाल शहर भारत में, ठीक है। उसके बाद 11वां कहाँ हुआ, 11वां कहाँ हुआ, आप लोग जानते हैं 11वां हुआ मॉरिशस में, ठीक है। 11वां मॉरिशस में हुआ। और 12वां जो हुआ, 12वां हुआ था फिजी में, ठीक है। बारहवां फिजी, ठीक। तो ये आप चीज़ों को नोट कर लेंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक कहावत के लिए 4 समानार्थक वाक्यांश दिए गए हैं। उनमें से सही उत्तर के रूप में विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। पत्थर को जोंक नहीं लगती, ठीक है। तो पत्थर को जोंक नहीं लगती, इसके लिए 4 आपको विकल्प दिए गए हैं। और समानार्थक वाक्यांश हैं वो, सबल का शोषण नहीं होता, मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती, 2 धूर्तों में प्रायः टकराव नहीं होती, हट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। हटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ठीक है, इसमें जो विकल्प होगा, जो हठी है, हठी व्यक्ति होता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। इसलिए यह जो आपका दिया गया कहावत है, पत्थर को जोंक नहीं लगती, ठीक है। तो इसके लिए जो सही विकल्प है वह है हठी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या निर्मम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। आगे चलेंगे। मान न मान मैं तेरा मेहमान, कहावत का अर्थ बताइए, ठीक है। जबरदस्ती गले पड़ना, मेहमान नवाजी करना, मेहमान न बनना, मेहमानी मेज़बानी करना। जबरदस्ती गले पड़ना होगा इसका सही अर्थ, ठीक है। 32 में आपको ए कर लेना, ठीक। इसके अतिरिक्त देखिए जो आगे दिया गया है, श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है, ठीक है। श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, मुक्तिबोध का, श्याम सुंदर दास। श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम जो है वह भक्ति है, या रामचंद्र शुक्ल का कथन है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, रामचंद्र शुक्ल का कथन है, डी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। हम लोग अब एक दिया गया पैसेज है, इसको पाठ कर लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं पहले, और इस पैसेज को पढ़ने के बाद क्या करेंगे कि इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। एकता के महत्व से संबंधित अनेक लोकोक्तियां प्रचलित हैं, यथा 10 की लाठी 1 का बोझ, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता,
इत्यादि। एक तिनके की क्या हस्ती, लेकिन जब वही तिनका संगठित होकर रस्सी में बंध जाता है तब इससे बलशाली हाथी भी बंध जाता है। ठीक है। एक ईंट की क्या विसात, ठीक, एक ईंट की क्या विसात, लेकिन जब यही ईंटें मिलकर दीवार बनाती हैं तब उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। एक बूंद जल का क्या अस्तित्व, ठीक है, एक बूंद जल का क्या अस्तित्व, लेकिन जब इन्हीं बूंद बूंद के मेल से सागर का निर्माण होता है तो उसे लांघना दुष्कर हो जाता है। एक चींटी की क्या औकात, लेकिन जब ये छोटी सी चींटियां एक साथ हो जाती हैं तब अपने से बड़े आकार के जीवों को चट कर देती हैं। ठीक है। एकता के महत्व से संबंधित एक किसान और उसके बच्चों की और लकड़ी के टुकड़ों की कथा प्रचलित है। ठीक है। लकड़ी के टुकड़े जब अलग अलग रहते हैं तब बच्चों द्वारा आसानी से तोड़ दिए जाते हैं, परंतु वे ही टुकड़े जब संगठित होकर गट्ठर बन जाते हैं तब बच्चे तोड़ नहीं पाते। इन दृष्टांतों से स्पष्ट है कि एकता में ही बल है। ठीक है। तो ये पैसेज था एकता से संबंधित, और हम इस पे जो क्वेश्चन दिए हैं उनको करेंगे। ठीक है। जब चींटियां एक साथ हो जाती हैं तो क्या करती हैं, दूर तक चली जाती हैं, अपने से बड़े आकार के जीवों को चट कर जाती हैं। ठीक है। क्या करती हैं, अपने से बड़े आकार के जीवों को चट कर जाती हैं, एक पंक्ति बना लेती हैं, काटना शुरू कर देती हैं। ठीक है। ये जो विकल्प दिया है बी, यह आपके पैसेज में दिया है। ठीक है। अकेला चला भाड़ नहीं फोड़ सकता। ठीक है। अकेला चना जो है भाड़ नहीं फोड़ सकता, लोकोक्ति का क्या अर्थ है। अकेला व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, अकेला चना कुछ भी नहीं कर सकता, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, अकेला व्यक्ति भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो विकल्प जो सी है, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, तो यह विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है। आगे चलेंगे। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। बूंद बूंद से सागर बनना, जीवन की सच्चाई, संगठन में शक्ति, अनेकता में एकता। ठीक है। तो क्या होगा, अनेकता में एकता, संगठन में शक्ति। तो विकल्प जो आपका सही होगा वह विकल्प सही होगा, संगठन में शक्ति होती है। ठीक है। अनेकता में एकता नहीं। विकल्प आपका सी सही होगा, कर लीजिएगा। आगे चलेंगे। तिनके की क्या विशेषता है। तिनका घास का काम करता है, तिनके से चिड़िया घोंसला बनाती है, तिनका व्यर्थ का कचरा है, तिनका जब संगठित होकर रस्सी बन जाता है तब उससे बलशाली हाथी भी बांधा जा सकता है। ठीक है। तो तिनका जो है जब उसको आप रस्सी का आकार दे दें तो वह संगठित होकर के क्या हो जाता है, कठोर वस्तु को बांधने के योग्य हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो संगठित होकर के रहना है उसमें एकता के होने से क्या होता है, एकता में बल होता है। ठीक है। तो हम लोग इस पैसेज को कर चुके हैं। संबंधित प्रश्नों को 37 प्रश्न आज हम लोग ने एक प्रैक्टिस सेट जो 19 नंबर का था इसमें हम लोगों ने 37 प्रश्न किए। ठीक है। तो अगला प्रश्न पत्र लेकर मैं फिर उपस्थित होऊंगा। अभी के लिए नमस्कार।